नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां हम बात करते हैं जिंदगी की, संघर्षों की और ऐसे लोगों की जो ठोकरें खा करके भी मुस्कुराना जानते हैं और जिनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कुछ करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज स्टूडियो में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो एक डॉक्टर हैं, विद्वान हैं, वो फिटनेस फ्रीक हैं, वो लेखक हैं, वो अच्छा गाते हैं और इन सब चीजों के बावजूद वो एक अच्छे इंसान हैं। इनका जन्म हरियाणा के जिला जींद में एक छोटे से गांव जुलाना में हुआ। ये उतने साधारण परिवार से आते हैं जितने साधारण परिवार से हैं आप और हम। जब ये छोटे थे तो इनके दादाजी दर्जी का काम करते थे, कपड़े सिलते थे। इनके पिताजी डॉक्टर थे और जब ये 3 साल के थे तो इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया। सोचिए, वो माँ जिसके पति चले गए हो और उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी हो, बेटे को कुछ बड़ा बनाना है, उसके लिए कुछ नया करना है। खुद पढ़ाई की, वो प्रोफेसर बनी। प्रोफेसर बनने के बाद इनको खुद पढ़ाया और इनका एडमिशन हुआ पीजीआई रोहतक में, जहां से इन्होंने एमबीबीएस की। एमबीबीएस करते वक्त इनको लगा कि मैं सिस्टम में क्या बदलाव कर सकता हूं। तो सबसे ज्यादा जो प्रेरित किया वो यूपीएससी ने किया। इनको लगा कि यूपीएससी बन करके, यूपीएससी की पढ़ाई करके मैं ऑफिसर बनूं या ना बनूं, लेकिन यूपीएससी की पढ़ाई इनको प्रेरित करती थी। शायद इसलिए करती थी कि यूपीएससी की पढ़ाई से कुछ सीख पाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए, किसी दोस्त के साथ हॉस्टल में रहे और वहां पे तैयारी की, लेकिन यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अमेरिका चले गए, अमेरिका से इन्होंने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद वहां के काफी सारे हॉस्पिटल्स में इन्होंने प्रैक्टिस की। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का वो जुनून सवार हो तो विदेश में उनके पैर जमते नहीं है। वापस भारत आए, फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में बीइंग ए पीडियाट्रिक इन्होंने काम किया। और मैं आपको ये कहूं कि ये न्यू गुड़गांव के सबसे प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इनका नाम है डॉक्टर अजय विश्वास, जो अपना खुद क्लिनिक चलाते हैं आरोग्यम क्लिनिक के नाम से, और यहाँ पिछले 17 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ के माता पिता अपने बच्चों को इनके पास लेकर के जाते हैं और उनका एक दिल जीतते हैं। इसके साथ मैं आपको कहूं, ये एक ऐसे इंसान है, डॉक्टर के रूप में तो आप इनको जानते हैं, लेकिन जिन लोगों की हैसियत नहीं होती बड़े हॉस्पिटल्स में जाने की, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सेवाएं देते हैं। आज ये इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जिसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप किन दवाइयों का इस्तेमाल इमरजेंसी के केस में कर सकते हो अगर आपका बच्चा रात में बीमार हो जाए। तो आज के इस पॉडकास्ट में आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर अजय विश्वास जी का। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया सारे इंट्रोडक्शन के लिए, इस सारे स्वागत के लिए। एंड मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया और उम्मीद करते हैं कि हमारी वार्तालाप किसी अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाएगी, हम कुछ और लोगों की हेल्प कर पाएंगे इस बात पे। जी, तो जैसा कि मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई जब हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो डॉक्टर साहब एक फिटनेस फ्रीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बतौर पीडियाट्रिक डॉक्टर जो न्यू गुरुग्राम में बच्चों को काफी पिछले मेरे हिसाब से 17 सालों से देख रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल है सर आपसे कि आप हमें बताएं, हमें अपने बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताएं। सो विकास, जैसे आपने कहा कि मैं हरियाणा से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जींद के एक बड़े छोटे से गांव जुलाना में मेरा जन्म हुआ और मैं बहुत ही एक मॉडरेट, बड़ी छोटी सी फैमिली से था। डिस्पाइट मेरे दादाजी दर्जी थे, पर उन्होंने अपने सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। मेरी इनिशियली जो एजुकेशन, मेरी पढ़ाई वहीं गांव में हुई, शायद 3री क्लास में वहीं पढ़ा। हम बिल्कुल गांव वाले बच्चे थे, बिल्कुल तख्ती लिखते थे, सुलेख लिखते थे, कलम लिखते थे, तख्तियाँ साफ करते थे, इस तरह के हम बच्चे रहे। फिर आगे जाके पढ़ाई हमने रोहतक में की, फिर वापस फरीदाबाद में की, फिर इवेंचुअली मैं गया पीजीआईएमएस रोहतक पे। उसके बाद यूपीएससी, जैसे हमने कहा यूपीएससी की तैयारी मैं करना चाहता था, नहीं हो पाया तो कोई नहीं, जिंदगी आगे चलाई। फिर मैं अपना मास्टर्स करने के लिए यूएस गया, वहाँ मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया। लेकिन अमेरिका का ये अच्छी चीज है कि आप ना एक पढ़ाई करते हो, आप बाकी काम भी, आप बाकी और भी पढ़ाई साथ साथ कर सकते हो। अच्छा। तो मैंने वहाँ एक यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा वहाँ पे है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैंने एक प्रोफेसर के अंदर काम किया 2 साल के लिए। फिर मैं वापस इंडिया आया। फिर बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद में मैंने एक सिक नियोनेटल यूनिट में काम किया। फिर ईएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया मानेसर में आके। फिर पिछले 10 साल से हमने ही मानेसर में एक छोटा सा एक क्लिनिक 3-4 डॉक्टर के साथ मिलकर शुरू किया। वो
प्रभु की दया से हम अच्छा कर रहे हैं। और अभी भी वो टाउन स्केट 2 यहाँ पे वाटिका में सेक्टर 82 में हमारा आरोग्य क्लिनिक है, वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ है करिश्मा, पिछले 20 साल से हम दोनों एज ए दोस्त, एज ए कंपेनियन साथ में हैं। और वो एक ब्रिटिश बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। मेरा बेटा है 8 साल का शिवाय, वो 3rd क्लास में है, वेगा स्कूल में पढ़ता है। और हम कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प करते रहें, खुद की अपनी हेल्प करते रहें और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो बतौर पीडियाट्रिक सर, आपको क्या लगता है कि आजकल की जो जीवन शैली है बच्चों और माता पिता दोनों की सेहत पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाल रही है? मैं एक सबसे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ बेसिकली। मैं लेकिन 17 साल से मैं पिछले इतने साल बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों की हेल्थ जो है वो पूरे घर को इम्पैक्ट करती है। पिछले 17 साल में ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जैसे छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे को कुछ भी होता है, उसका पूरा परिवार बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो जाता है। तो आजकल की जो शैली है इसमें सबसे ये बातें जो कर रहे हैं, ये बातें सबको पता है। जो भी पेरेंट्स ये हमारी बात देखेंगे, उनको सारी चीजें ऑलरेडी हम जो बोलने वाले हैं वो सारी बातें ऑलरेडी जानते हैं सारे। लेकिन इतना एक्सपोजर आजकल चीजों का है, इतने ज्यादा चीजें आपके सामने, बच्चों के सामने, पेरेंट्स सामने आती हैं कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से वो बच्चे और पेरेंट्स दोनों कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं। इनका हेल्थ, इनका पढ़ाई, इनका दिमागी विकास हमें किस तरह से करना है। आजकल के नए जमाने में जब हमारा एक्सपोजर टीवी का, मोबाइल का, टैब का इतना ज्यादा, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी आजकल इन चीजों के थ्रू होती है, तो इसमें कंफ्यूजन होना बनता है, बिल्कुल हो सकता है। पर ये है कि आपको एक ना बड़ा फिल्टर प्रोसेस रखना पड़ता है कि ये चीज हम बच्चों को दिखाएं, ये चीज हम स्कूल में बच्चों को करने दें, ये स्पोर्ट्स में उसको डालें। पेरेंटिंग जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं और जैसे जैसे हमारा जमाना आजकल बढ़ रहा है, पेरेंटिंग जो है डिफिकल्ट होती चली जा रही है। ओके, तो आपको क्या लगता है सर, जब बच्चा नया पैदा होता है तो नए माता पिता को, जो न्यू बोर्न बेबी है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो उनकी देखभाल कर पाए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं और आपको लगता है कि अरे यही तो नहीं करना चाहिए था? हाँ, जैसे नया बच्चा घर में आता है, जैसे बच्चा कंसीव होता है, मैं उसके जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म होने से 9 महीने पहले जैसे बच्चे की एक सूचना घर में आती है कि भाई हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, वो उसी समय से पेरेंट्स को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली मदर्स को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे जिस जमाने के हम लोग बात कर रहे हैं, भाई एक्सपोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि वो फोन पे, वो आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, आपके दादी नानी मौसी बुआ सब लोग हर तरह के आपको सुझाव देते हैं, सारी चीजें करते हैं। जब वो बच्चा होता है, मोस्ट लाइकली जिस सिनेरियो में हम लोग रह रहे हैं, वो हॉस्पिटल में मोस्टली हमारे बच्चे पैदा होते हैं। वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, वो उन पेरेंट्स को बता दें कि आपको ये काम करना है, नहीं काम करना है। फिर भी जो भी हमारी भ्रांतियां चली आ रही हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, वो अभी भी साथ काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा घर में आया, काजल लगा दिया, बच्चा घर में आया, उसको नाक में कान में तेल डालना शुरू कर दिया, उसको बहुत सारे कपड़ों में रैप करना शुरू कर दिया, उसको तो ये बेसन से रगड़ दिया। और ये सारी चीजें हैं जो कि काफी समय से चलती आ रही है, पर अब थोड़ा सा समय डिफरेंट है। अब पता है कि इन चीजों से बच्चों के नुकसान हो सकते हैं। तो जो भी जहां भी बच्चा वो होता है, जो भी डॉक्टर उसके बारे में बताते हैं, उनको पेरेंट्स थोड़ा ध्यान से सुने। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गायनेकोलॉजिस्ट, जो उनके डॉक्टर जिनकी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनकी बात सुने और उसको बस थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करें, तो ठीक ठाक चीजें रहती है। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि बच्चों को काजल लगा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि काजल लगाना एक बच्चे को सही है? काजल एक कॉस्मेटिक है जिससे ना आंखें बड़ी दिखती हैं, आंखें बड़ी होती नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आंख और नाक के बीच में एक कैनाल, एक छोटी सी डक्ट होती है, जो उस काजल की वजह से ब्लॉक हो जाती है। बच्चों को बार बार ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो उसको क्लीन नहीं कर सकते, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। कई बार वो ब्लाइंडनेस की तरफ भी चीजें चली जाती है। तो बच्चों को हालांकि ये प्रथा हजारों साल से चलती आती है, पर ये अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा समय बदल गया, तो ये चीजें तो उनको करना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। एक बात आपने फिर कही कि मतलब बच्चों को बेसन लगा देते हैं, शायद बच्चों की स्किन पे बाल होते हैं तो उनको लगता है कि ये बाल यहाँ से खत्म हो जाएंगे, या शायद मुझे लगता है कि ये भी लगता होगा कि बच्चों का जो स्किन का कलर है वो ज्यादा फेयर हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि ये लगाना सही है या गलत? बिल्कुल, जैसे बच्चा किसी बड़े का ना छोटी कॉपी नहीं होता है। अगर किसी बड़े को श्रिंक कर दे, वो बच्चा नहीं बनेगा। बच्चे की स्किन है, बच्चे का सिस्टम सारा का सारा बड़ों से अलग होता है, तो उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है पहले जन्म के बाद कुछ महीनों में। तो बेसन जैसी जो सख्त
हमारे जो केमिकल्स हैं वो केमिकल ही है बेसिकली बच्चों की स्किन के लिए। तो जितना जबरदस्ती स्किन को आप उसको कुछ करने की कोशिश करोगे, अगेन स्किन में चीजें, वो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो बड़ी सारी चीजें ग्रो करना शुरू कर देती हैं, स्किन सेंसिटिव होती है, सारी उम्र के लिए एलर्जिक रिएक्शन बच्चों को होने शुरू हो जाते हैं। तो ये काम बच्चों को ना, बच्चों के साथ एटलीस्ट पहले 6 महीने में उनको ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज एक नई बात पता चली कि काजल नहीं लगाना चाहिए और बच्चों को और एक और मैं बताना चाहूंगा कि शहद एक ऐसी चीज है जिसको हम काफी सालों साल से यूज करते आ रहे हैं, काफी सदियों से यूज करते आ रहे हैं बच्चों के अंदर। तो शहद जो इस चीज में, पहले लोग घर के इकट्ठा क्या करते, आयरन के लोहे के बर्तनों में, उसमें उस शहद के अंदर एक क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम के नाम का एक चीज इकट्ठा हो जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। तो बच्चों को जब ये मसूड़े में दर्द होता है 3 महीने 4 महीने, जब वो कहते हैं बच्चों को दांत आने शुरू हो गए, तो उसको लगाना वो शुरू होते हैं, बच्चा चाटता है उसको, बच्चा की जीभ में उसके अंदर जाता है, बच्चे को लकवा मार सकता है, बच्चों को काफी दिक्कतें हो सकती है। तो ये चीजें अब, क्योंकि ये चीजें थोड़ी अवेलेबल हैं, अब इस बारे में पढ़ के कि ये ऐसा बच्चों के साथ हमें नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल लाइफ के फर्स्ट ईयर में। आजकल लगता है कि जितने भी न्यू बोर्न बेबीज हैं, उनकी मदर, उनके फादर जो भी सीख रहे हैं, मुझे लगता है वो आजकल गूगल से सीख रहे हैं। वो गूगल करते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, और शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि वो सोर्स ऑथेंटिक है नहीं है, कहीं से भी सीख करके कोई भी एक्सपेरिमेंट कर देना बच्चों के लिए, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने भी बात की, जैसे बच्चा कंसीव करता है, घर में सूचना आती है कि बच्चा आपके घर में होने वाला है, तो जो डॉक्टर उनके ट्रीट कर रहे होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी चीजें बताते हैं, आप उनको सुनो। गूगल एक बहुत बड़ा, ये लगा लीजिए एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसमें हर तरह की अच्छी खराब, मैं ये नहीं कहता कि गूगल में सारी चीजें खराब हैं या सारी चीजें अच्छी हैं, वो एक बक्सा है, उसमें से अच्छी चीजें और खराब चीजें पिक करना काफी मुश्किल होता है सबके लिए, क्योंकि तो उसमें क्या करना चाहिए, जो आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो आपके बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपकी पर्सनल प्रेगनेंसी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, उनको आप सुनो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गूगल से चीजें उठा के आपको बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं करना चाहिए। कोविड एक दौर आया 2019 में। हालांकि मैं भी एक पिता हूँ छोटी सी बच्ची का, और हमारे घर में भी एक बच्ची है। मैंने जितने भी बच्चे उस दौरान पैदा हुए वो देखे, तो उनमें मुझे कुछ डिफरेंस लगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान जिन बच्चों का जन्म हुआ, या कोविड के बाद आप क्या बदलाव देखते हैं बच्चों की सेहत में, उनके व्यवहार में? कोविड एक बड़ी महामारी आई जिसके बारे में किसी को कुछ ज्ञान नहीं था कि इसको कैसे डील करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे बहुत सारे बच्चे 2019, 20, 21 में जब हुए, वो तो घर के अंदर बंद थे, स्कूल बंद थे, बाजार बंद थे, कहीं आना जाना बंद था। तो वही बच्चे हमारे उस कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, उन 4 दीवारों के बीच में बड़े होते चले गए। पहले 2 साल में वो वहां रहे, तो उनमें क्या हुआ कि आपका, क्योंकि बच्चों को ग्रो करने के लिए पार्क भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, दूसरे दोस्त भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, उनको नहीं मिल पाए। तो उनमें से कुछ, मैं ये नहीं कह रहा सब बच्चों में, उनमें कुछ बच्चों में जो आपका थोड़ा स्पीच डिले है, कुछ बोलने की, समझने की जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा सा डिले रहा। उसके बाद वो बच्चे जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया, जब कोविड खत्म हुआ, स्कूल 2022 वगैरह में शुरू हुए, तो उसके बाद ये चीजें उनके साथ चली। तो अगेन, क्योंकि बाकी बच्चे जो थे उससे पहले जो स्कूल में थे वो चीजें कर रहे थे, बोल रहे थे, तो कंपैरिजन में वो बच्चे गए कि आपका बच्चा कम बात करता है, इसका बच्चा ज्यादा बात करता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज रहा। लेकिन अब क्या है, उस चीज को गए हुए काफी दिन हो गए हैं। अब हम वो सारी चीजें जो नॉर्मल बच्चों के साथ कर रहे थे, उनको वो सारा एनवायरमेंट जो पार्क का है, स्कूल का है, दूसरी चीजों का जो दे सकते हैं उसको दे सकते हैं। अब भगवान की दया से इस तरह का उम्मीद यही करते हैं, प्रे करते हैं इस चीजें ना आए। लेकिन अब वो बच्चे वो सारे कोविड के टाइम में से वो बाहर निकल गए हैं। अब वो ठीक ऐसे बच्चे की तरह ग्रो कर रहे हैं जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट जो काम, जो बच्चे हमारे कोविड में हुए हैं, उनको कंपैरिजन, जो उनको एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वो तोलते हो आप हर चीज को लेके, वो उनको, स्पेशली वो बच्चे जो कोविड में 2-3 साल में घर से बाहर नहीं निकल रहा है, स्कूल में नहीं गए, उनको वो उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना है। हालांकि ये जो शब्द है ये वाकई हर तरह की जनरेशन के लिए रहेगा कि किसी एक बच्चे को भी बच्चे से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। तो वो पेरेंट्स जो बच्चों को, स्पेशली जो कोविड के समय में हुए, जो थोड़ा सा समय से थोड़ा पीछे रह गए बोलने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, उनको आप नॉर्मल बच्चों से कंपेयर ना करें। और जो अब की स्थिति में बच्चों को जैसे आप संभाल रहे हो, कर रहे हो और केयर कर रहे हो, एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहे हैं जैसे बाकी पेरेंट्स कर रहे हैं। तो आप इतने सारे बच्चों को देखते हैं दिन भर में,
तो क्या आपको ये बदलाव नजर आता है कि जो बच्चे कोविड में पैदा हुए कि उनमें कुछ समस्याएं हैं या वो भी नॉर्मल बच्चे? यही मैं बात कर रहा था कि जो बच्चे उस समय में पैदा हुए, जो उस समय 2 साल, क्योंकि पहले 2 साल बच्चों के दिमाग का 90% ग्रो हो जाता है, दिमाग जो है ग्रो हो जाता है, उसमें जो चीजें सीखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सारी उम्र के लिए उनके दिमाग में छप जाती है। अब वो 4 दीवारें बंद रहे, दूसरे लोगों के बीच में नहीं गए, तो उनको जो समझने की शक्ति, अगेन 100 में से 100 बच्चे तो नहीं, पर काफी बच्चों में इस तरह की चीजें उस समय में समझ में आए, पर वो उस चीज को गए हुए भी 2-3 साल हो गए हैं। तो अब वो बच्चे वैसे ही मोस्टली ग्रो कर रहे हैं जैसे कोविड टाइम के बिना बच्चे ग्रो कर रहे थे। सो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा देर से बोलना शुरू किया, या कुछ बच्चों के फिजिकल कुछ चेंजेस थे, किसी बच्चे की आंखों में कोई स्क्विंट है, या कोई बच्चा देरी से बोल पा रहा है, या कोई देरी से चल पा रहा है। तो ये पेरेंट्स को कैसे समझ में आता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि चल जाएगा, या एक और चीज मैं देखता हूँ, मैंने कुछ बच्चों को ऐसे देखा जो सिर्फ पंजों पे चलते हैं। जी। तो पेरेंट्स शायद उनको वोकर ला करके दे देते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है सर, पेरेंट्स को कब ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा नहीं बोल पाया या कोई डिफरेंट टाइप का रिएक्शन एक बच्चे के अंदर है, तो उसको डॉक्टर से बात करनी चाहिए? क्योंकि हम ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, सिनारियो में कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे जो शहरों में या सेमी अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में पैदा होते हैं, उनके पेरेंट्स को हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, बच्चा पैदा होता है, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों डॉक्टर होते हैं। क्या होता है कि पीडियाट्रिक्स में जो छोटे जो बच्चा हमारा ग्रो कर रहा होता है, उसमें रेंजेस होती हैं चीजों की। जैसे किसी बच्चे का पहला दांत जो है वो 6 महीने से लेकर 14 महीने तक आ सकता है। जिस बच्चे का दांत 6 महीने पे आ गया वो भी नॉर्मल बच्चा है, 14 पे आ गया वो भी नॉर्मल बच्चा है। जो बच्चा बोलना, जैसे माँ पापा बोलना शुरू करता है, कुछ बच्चे 7 मंथ पे बैबल करना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो 2.5 साल पे जाके करते हैं, कुछ बच्चे जो है 12 महीने पे कर लेते हैं। तो पीडियाट्रिक्स में बच्चों की ग्रोथ में रेंजेस होती हैं चीजों की। जब तक वो लास्ट रेंज आपका क्रॉस नहीं हो जाता है, तब तक आपको पैनिक नहीं करना है बहुत सारा। और अभी तो क्या होता है कि क्योंकि बच्चों के वैक्सीन होते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन लगते हैं 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, 9 महीने, 12 महीने जैसे लगते हैं, कुछ गवर्नमेंट में लगते हैं, कुछ डॉक्टर के पास लगते हैं प्राइवेट में। तो डॉक्टर से मिलते हैं वहाँ पे, तो डॉक्टर्स असेस करते हैं कि इस एज के हिसाब से क्या माइलस्टोन्स रहेंगे, वो उसके बारे में फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि भाई ये बच्चा आपका 6 महीने का हो गया है, इसको ऐसे कम से कम सपोर्ट से बैठ जाना चाहिए, इसको रोल कर जाना चाहिए, इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो चीज़ उनको बताते हैं। वो ये भी बताते हैं हमेशा कि ये अगर आज के दिन ऐसा नहीं कर पाया तो ये हमारे पास इतना समय है, तब तक ये कर लेना चाहिए, तब तक जब तक वो लाइन क्रॉस नहीं होती आपको पैनिक नहीं करना है। हमेशा गूगल पढ़ के अपने बच्चों को कंपैरिजन रेंज में नहीं लेके जा रहे, और जैसे वो लाइन क्रॉस होती है तो भी उसके पास हमारे पास समय होता है बच्चे को ठीक करने के लिए, तब आप अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाए, वो आपको फिर गाइड कर देंगे एग्जैक्टली। ये जो अगर आपको स्क्विंट लगता है, आपको चलने में डिले लगता है, आपको जैसे बच्चा पंजों पे चल सकता है, 7 साल की एज तक भी चल सकता है, तो वो डिजीज नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लगता है कि उसको पंजे के चलने की वजह से उसको मूवमेंट पे डिफिकल्टी हो रही है, वो रन नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो फिर आप जो भी बच्चों के जो हड्डियों डॉक्टर है, जो पेट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है विकास, जब तक वो लास्ट लाइन आपका क्रॉस ना हो जाए, पैनिक नहीं करना है। इसके बीच में जब भी वैक्सीनेशन, जब भी डॉक्टर के साथ मिलने जाते हो, किसी बीमारी के लिए मिलने जाते हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इस एज के लिए मेरे बच्चे का ये माइलस्टोन ठीक है कि नहीं, चाहिए आपको गाइड करते रहें। तो बेसिकली डॉक्टर से बात करनी चाहिए, बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना। हाँ, बिना सिर्फ देख के उसको पैनिक नहीं करना चाहिए कि इसकी आंखें ऐसे हैं, इसका दांत नहीं आ रहा है, इसके बाल नहीं आ रहे हैं, इसकी स्किन ऐसी है। उसको सिर्फ एक दिन को देख के आपको कंपैरिजन में करके परेशान नहीं होना है। हाँ, तकरीबन मुझे लगता है कि पेरेंट्स इस बात से भी कंपेयर करते होंगे कि पड़ोसी का बच्चा है, इतना तो चल गया था, या कहीं से सुन लेते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि एक रेंज है, उतने महीने से लेकर के उतने महीने तक अगर कोई भी बच्चा चलता है तो वो नॉर्मल रेंज में, वो जो भी माइलस्टोन के हमारे रेंजेस हैं, यहाँ तक बच्चे को चीज कर लेनी चाहिए। नहीं कर रहा है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाके बात कर सकते हैं, लेकिन पैनिक से आप किसी चीज को ठीक नहीं कर पाओगे, पैनिक नहीं करना चाहिए। मेरा अगला सवाल है कि बच्चों के डाइपर्स को लेकर के जी, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि डाइपर्स अच्छी चीज होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं होता है। कब लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी पे बदल देने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, आपका क्या मानना है? डायपर्स बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए। डायपर्स आप चाहो तो बच्चों को सारा दिन लगा के रख सकते हो। डायपर्स हर 4 घंटे पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। बस डायपर्स का सिर्फ ये दिक्कत होती है कि अगर उसमें आपने उसको ध्यान नहीं दिया और बच्चे के जो मोशंस है या यूरिन उसमें काफी देर लगा, तो बच्चों को स्किन में
उसके प्राइवेट एरियाज में इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। जो भी आपके पास जो रैश क्रीम हो है उसको यूज करके आप उसको लगा सकते हो। हाँ, हमेशा थोड़ा ओपन टाइम बच्चों को एयरेशन के लिए देना चाहिए, ताकि उसके प्राइवेट एरियाज में है जहाँ पे वो, क्योंकि वो ऑलरेडी डेलिकेट एरिया होते हैं प्राइवेट एरियाज में, थोड़ा सा एयर लगेगा, फ्रेश एयर लगेगा, तो उसको जो भी इन्फेक्शंस हैं और जो भी आपके जो फंगस है, बैक्टीरिया, जो भी उसको रिड्यूस करने में हमें हेल्प मिलता है। तो डायपर फ्री टाइम भी देना चाहिए। दिन के समय में आप डायपर टाइम बच्चों को, जब तक वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आप दे सकते हो। रात के समय में आप बच्चों को 1 ईयर तक मे बी आप डायपर के लिए उसको कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे आपके अपने एफर्ट्स हैं तो उसको 1 साल के बाद जो है डायपर से आप फ्री आपको धीरे धीरे आप कर सकते हो। ओके। तो डायपर की वजह से अच्छा बहुत भ्रांति है कि डायपर की, स्पेशली गांव के लोगों में, कि डायपर्स वो लोग यूज करते हैं कि डायपर की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, उसके पैर की डायरेक्शन, उसके पैर का जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया पैर का। तो वो सब भ्रांति है, वो ऐसा नहीं है। डायपर की वजह से किसी बच्चे के चलने में कोई मूवमेंट में डिले नहीं होता है, तो वो आप कंफर्टेबली सेफली यूज कर सकते हो। सो डायपर्स को यूज किया जा सकता है जी। इसके बाद मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पेसिफायर्स दे देते हैं। पेसिफायर से आपका क्या मतलब है, आप क्या मानते हैं? क्या पेसिफायर्स बच्चों को देना चाहिए? कुछ लोगों को लगता है कि बच्चा इससे शांत हो जाता है, लेकिन कुछ को लगता है कि शायद बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा भी है। ये दोनों ही चीजें जो हैं कि हाँ, वो बच्चा शांत भी हो जाता है और इन्फेक्शन होने के चांस, बिल्कुल जो भी चीज आपके मुंह में जाएगी वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आपके अंदर लेके जा सकती है। पेसिफायर्स एक तरह का एक रबड़ का या सिलिकॉन का एक तरह का मटेरियल है, जो कि हर तरह की चीज, हर तरह की सिटीज में, हर तरह की केमिस्ट शॉप पे आजकल अवेलेबल है। 4 महीने में जब बच्चा, उसको टीथिंग में इरिटेशन होती है, दांत आने की तरफ बच्चा जाता है, चीजें मुंह में डालना शुरू, अपने हाथ मुंह में डालना शुरू करता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये इसको पेसिफायर दिया जाना चाहिए ताकि कंफर्टेबल सो जाए। इन जो भी चीज कुल मिला के बच्चे के मुंह में जाती है वो हाईली स्टरलाइज होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। पेसिफायर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पेसिफायर के अगेंस्ट में, क्योंकि ना प्रैक्टिकली बच्चे को पालना 24 घंटे उसको कंफर्टेबल रखना एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है पेरेंट्स के लिए। स्पेशली हमारी जैसी जनरेशन या जो हमारी सोसाइटीज में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, उनको दिन रात काम भी करना होता है, उनको बच्चे की केयर भी करनी होती है, उनको फ्यूचर भी सारी चीजें करनी होती है। तो पेसिफायर के लिए एक हेल्प है, बट उसको आप स्टरलाइज करके रखो, मल्टीपल पेसिफायर घर में रखो, अपने पास रखो, उसको स्टरलाइज करो, उसको उबलते पानी में डालो, उसको उबलते पानी से साफ नहीं करना, उसको उबलते पानी में डालना है हमें। वो चीजें साफ रहेंगी तो आप, हाँ, पेसिफायर आप यूज कर सकते हैं। सो एक पेसिफायर को कितने समय तक एक बच्चे को दिया जा सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मल्टीपल पेसिफायर होने चाहिए। इन चीजों में कुछ वैसा एक्सपायरी डेट ऐसा नहीं है। कुछ जो बिल्कुल लो स्टेटा के लोग हैं जो एक पेसिफायर खरीदते हैं उसको साल भी चला देते हैं, बट अगेन अगर वो चीजें बिल्कुल स्टरलाइज रहेंगी, उबलते पानी में से निकल जाएंगी रोज रोज, तब उसको लगातार यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो पेसिफायर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्टरलाइज करके उन चीजों को यूज करना चाहिए, तो इस बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आपके पास भी पेरेंट्स ये कंप्लेन लेकर के आते होंगे कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, कम खाता है, जबरदस्ती भी नहीं खाता है, तो कितना खिलाना चाहिए? ये कौन तय करेगा कि बच्चे कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं? अगर बच्चे का मूड नहीं है तो बच्चा मना कर सकता है, तो पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं कि अभी तो इसने इतना ही खाया है, पेट नहीं भरा होगा, तो इसके क्या मानक तय हैं? बड़ा ही सबसे कॉमन प्रश्न पीडियाट्रिक किसी भी बच्चे की जो क्लिनिक होती है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा जो बच्चा हमारे पास ठीक ठाक आएगा यही क्वेश्चन होता है कि ये बच्चा या गुड़िया हमारी ये खाती नहीं है बिल्कुल भी, डॉक्टर साहब क्या करना है इसका? ये अखंड ब्रह्मांड का प्रश्न है। तो इसमें क्या इशू है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी कर रहा है सारी की सारी, और चलो ये मान के चलते, मान लो कोई हमारा बच्चा 3 साल का है और उसका वजन 12 किलो है, और उसके सारे माइलस्टोन, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल बाकी बच्चों जैसे है, वो बहुत खेल रहा है, चढ़ रहा है, बोल रहा है, सारे काम कर रहा है, तो उसके लिए फिर उसके वेट के लिए, उसके खाने के लिए आपको ज्यादा ना पैनिक नहीं करना है। आप किसी बच्चे को ना फोर्सफुल फीडिंग नहीं करा सकते, आप किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती खाना नहीं भर सकते। दूसरा ये कि अच्छा, जिसकी बात करें कितना खाना चाहिए, उसे क्या मानक है, तो खाने के लिए क्या है कि यूजुअली हमारे उत्तर भारत में स्पेशली बच्चों को दूध जो है वो बहुत ज्यादा पिलाने की शुरू की टेंडेंसी रहती है, दूध बहुत सारा पिलाया जाता है। तो 1 साल के बाद बच्चों को बहुत सारे दूध की जरूरत नहीं होती है, 350-400 ml दूध उसको हमें देना चाहिए। इतने दूध अगर वो इतना भी मिल्क नहीं पीता है तो उसको हम दही में, उसको लस्सी में, उसके शेक्स बना के, कोई मैंगो शेक है, बनाना शेक है, चीकू शेक है, स्ट्रॉबेरी शेक्स है, उस तरह की फॉर्म में आप उसको पिला सकते हो। एक्सक्लूसिव दूध ही पिलाना है ऐसा नहीं है, दूध की हर चीज भी दूध ही होती है, दही भी दूध ही है, लस्सी भी दूध ही है, तो उसमें कन्वर्ट करके उसको पिला सकते हो। हाँ, बच्चे को इतना दूध, इतना मिल्क प्रोडक्ट्स हमें थोड़ा चाहिए होता है ताकि उसकी बोन्स हैं, उसके मसल्स हैं, वो टीथ हैं, वो सारा ग्रो करे।
लेकिन क्या है कि ये तो खाता ही नहीं है, ये तो खाती ही नहीं है, ये हमारे प्रश्न रहते हैं। तो पैनिक हमें नहीं करना है। अगर बच्चा हमारा सारी एक्टिविटी कर रहा है और एज पर एज उसका वेट थोड़ा सा कम रेंज में भी है और वो रुक गया है, बेशक उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, वो वेट उसका रुक गया है, वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे को आप जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते। हमें कोशिश बस यही करनी चाहिए कि एटलीस्ट दिन में 2 डिफरेंट कलर्स के फ्रूट, ओके 2 डिफरेंट कलर्स, मतलब जो हमारी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, डिफरेंट कलर की 3-4 चीजों को आप दिन में उसको खिला दो। तो आपके जो भी मिनरल क्वांटिटी है, जो कि आपके विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, वो उसमें डिफरेंट कलर्स में जो भी होगा उसके अंदर पूरा हो जाता है। जितना भी खा ले अब उसको, हाँ कई बार फोर्सफुल फीडिंग भी कई बार काम कर जाते हैं, बट जितना हमने देखा पिछले 10 साल में बच्चों को फोर्सफुल फीडिंग पे काम नहीं करते हैं। जब उनको ठीक लगता है वो खाते हैं। सबसे बड़ी गलती शहर के पेरेंट्स ये करते हैं कि वो उनके जो रिवॉर्ड सिस्टम होते हैं कि इसको हम कुकीज खिला दें, उसको हम बॉर्नविटा खिला दें, उसको पेस्ट्री खिला दें, उसको केक खिला दें, ये तो सिर्फ 10 रुपए का एक पैकेट ही खाता है दिन में, ये चॉकलेट खाता है, ये काम हमें नहीं करने हैं। ये जो जंक फूड वाला जो हम डिस्कस, ये जो चीजें आजकल शहरों में मिलती हैं कि ये स्कूल से आती ही सड़क के सामने लेट जाती है कि मुझे तो बिस्किट चाहिए ही चाहिए ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये काम आपको नहीं करने हैं। वो कैलोरीज हैं, वो फॉल्स कैलोरीज हैं, वो उसके अंदर एनर्जी भर देंगी पर वो न्यूट्रिशन नहीं है। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें इसमें थोड़ा सा उसके लिए सख्ताई भी करनी पड़ सकती है। ये चीजें कभी 10 दिन में, हफ्ते में कभी खाई तो खाई, ऐसा है। ये रूटीन में जंक फूड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपके घर का बच्चा खाना खाए या ना खाए, आपको जंक फूड नहीं खिलाना। ओके तो मैंने पेरेंट्स को देखा है डॉक्टर साहब कि जो बच्चा खाना नहीं खाता तो उनको लगता है अच्छा खाना तो खाया नहीं, एक चिप्स का पैकेट खा ले, ये नहीं खाया तो चल कोई बात नहीं आइसक्रीम खा ले, कुछ तो पेट में जाएगा। तो विकास जैसे देखो, जैसे हमारा जैसे 10 रुपए का लेज का पैकेट आता है आलू के चिप्स का, उसके अंदर कुछ मिला के 100-120 तक कैलोरीज होती है। ओके वो 2 रोटी की कैलोरीज है इतनी, और वो सिर्फ वो आलू है, वो कार्बोहाइड्रेट है और उसमें तेल है और नमक है, वो चिप्स है इसलिए। एक रोटी में जब उसमें कुछ बनाओगे तो उसमें डिफरेंट तरह के कार्ब्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें थोड़ा कुछ लगा के दोगे। पर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं अभी हमने ये बात की थी, एनर्जी तो आ जाएगी कैलोरीज से, आपको काम करने की शक्ति तो आ जाएगी, पर वो जो आपको कंटेंट ऑफ बोन ग्रोथ जो चाहिए आपके शरीर को, जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो उससे नहीं मिल पाता। तो इसलिए पेरेंट्स को इसमें सख्ताई करनी पड़ेगी कि हमें अगर ये नहीं खा रहा तो घर का खाना खिलाने की ट्राई करनी है। उसको लेज नहीं देने, उसको बिस्किट्स नहीं देने हमें, चाहे एक दिन खाना नहीं खाए तो भी चलेगा। बिल्कुल वही सख्ताई वाली वही बात है, उसको नहीं देने। मेरा अगला सवाल है आपसे कि बच्चों को शुगर की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? अभी जैसे ये प्रश्न पूछा, आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ा आर्टिकल कि कितना चीनी देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वो आया है। तो 2 साल से पहले तो चीनी होती ही नहीं बच्चों के लिए। ओके। और जो चीनी है उसको हम थोड़ा सा, अब क्या है कि बच्चा है, कुछ चीजें उसको घर में चीजें मिठाई बनती है, सारी चीजें बनती है, तो उसको भी खिलाने का मन करता है। तो गुड़ से, जैगरी से, डेट शुगर से, कोकोनट शुगर आजकल हर जगह आती है, आप उनसे चीजें मीठी करके उसको खिला सकते हो। ये जो प्रोसेस शुगर, जो व्हाइट शुगर है, वो हम 2 साल से पहले बच्चों को थोड़ा सा कम से कम देना चाहिए। 2 से लेके 18 साल तक भी है ना, पूरे दिन में 3 चम्मच के आसपास चीनी या 4 चम्मच के आसपास चीनी होती है। चीनी आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, हमें सबको ही थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पेरेंट्स, बच्चे वही फॉलो करते हैं जो पेरेंट्स घर में चीजें करते हैं। तो अगर पेरेंट्स भी अपना चीनी का टेक कम करें तो बच्चों भी धीरे धीरे कम कर दें। कम चीनी खाना चाहिए। तो ज्यादा चीनी से क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों? ज्यादा चीनी से डायबिटीज के लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं बच्चे बहुत सारा आजकल, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत सारा है। शुगर जो घर आपके गले में म्यूकस क्रिएट करती है, चेस्ट में इन्फेक्शन करती है, आपको दमा की तरफ लेके जाती है, बच्चों का अस्थमा हो जाता है ज्यादा शुगर खाने की वजह से। और डायबिटीज तो बहुत पुराना डिजीज है, वो उसका नाम ही शुगर है, शुगर कहते हैं। तो शुगर, बच्चों में शुगर ज्यादा खाएंगे तो उनको डायबिटीज की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए शुगर बहुत हानिकारक है बच्चों को कम देना। केरीज और इम्पोर्टेंट, दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के सारे कीड़े लग जाते हैं दांतों के अंदर। तो वो इसलिए ना चीनी हमें जो है बच्चों को कम से कम देना चाहिए। सो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है आपसे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर के भागते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सिम्टम्स बच्चों में दिखे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर वो सिम्टम्स नहीं है तो पेरेंट्स को ये बताएं कि ये चीजें नॉर्मल है और घर पे भी अपने आप ठीक हो सकती है। यूजली क्या होता है विकास, जैसे मौसम बदलता है तो हमारे बच्चे अलग अलग तरह की, कोई सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, स्किन इन्फेक्शन की तरफ जाते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप घर की छोटी जो पैरासिटामोल जैसी जो बहुत कॉमन मेडिसिन है जो घर में सबको होती है, उससे आप उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हो,
तो आप बिल्कुल 1-2 दिन के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हो। घर की होम रेमेडीज है सबके, जैसे घर के सबके घरों के अपने नुस्खे हैं, थोड़ा सा कोई सूप है, कोई उसका शेक है, कुछ तरह के काढ़ा है, वो सारी चीज़ आप बना के बच्चों को उसके हेल्थ के लिए दे सकते हो। बिल्कुल कॉमन मेडिसिन जो घर में पैरासिटामोल जैसी मेडिसिन है या थोड़ा जुकाम की दवाई आप उसको देकर उसको ठीक कर सकते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा आपका कि उसने बिल्कुल, बच्चों में क्या है कि न्यूट्रिशन उस बीमारी के टाइम में सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये अगर बच्चे ने खाना कर दिया है बिल्कुल बंद और उसको वो लाइक रियली हाई ग्रेड फीवर या वो इस तरह की चीज़ें जिसमें वो भाई आप घर में आप उसको नहीं मैनेज कर सकते, तो आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को दिखाओ। आजकल जिस तरह की बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी एस्केलेट का मतलब क्या है कि जैसे आज अगर बच्चा गर्म लग रहा है तो अगले दिन 103-4 बुखार पे भी जा सकता है। आप 99 के आसपास 100 तक आसपास घर में उसको मैनेज कर सकते हो, बट जैसे ही वो चीज़ें क्रॉस करती हैं तो आपको बिल्कुल अपने घर के आसपास जो भी आपको लगता है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन पैनिक में फिर से कह रहा हूँ, पैनिक आपका बच्चे की हेल्थ को बेटर नहीं करेगा। थोड़ा शांत रहें। आप आपके डॉक्टर्स हमेशा कम्युनिकेशन में आपके साथ रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपके डॉक्टर को बुलाते हैं आप तुरंत जाके दिखा सकते हो। नहीं तो मोस्टली डॉक्टर आजकल अपने अपने जो भी इससे लिंक्ड जो बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स उनकी व्हाट्सएप पे ग्रुप पे या ऑनलाइन पे उनकी हेल्प करते रहते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ओके। मैं अक्सर पेरेंट्स को देखता हूँ कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए वो बड़े चिंतित हैं। इसके लिए बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बोर्नवीटा आता है, कॉम्प्लेन आता है, और उनकी एडवर्टीजमेंट भी है वो भी इसी टाइप की है कि बच्चों की हाइट, अगर आपने ये सब प्रोडक्ट्स नहीं दिए तो बच्चों की हाइट्स बढ़ेगी ही नहीं। तो आपका क्या मानना है कि बच्चों की हाइट किस तरीके से बढ़ती है? बिकॉज हाइट्स और जो बॉडी का आपका एक सिस्टम है कि आपका बॉडी फ्रेम कैसा है, वो सारा आपके जेनेटिक्स और आपके रन पर डिपेंड करता है। आपके 70% उसमें जेनेटिक्स हैं और 30% आपका आप किस तरह से खा रहे हो, किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ये न्यूट्रिशन जो सारे हम हमारे समय में ऑलमोस्ट 40 साल से कॉम्प्लेन बोर्नवीटा मार्केट में आ रहे हैं। सो ये सारे काइंड ऑफ माइल्ड सप्लीमेंट है, ये इसमें कुछ चीजें वो बना के देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये देंगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ ऐसा वो अपने हिसाब से चीजें बढ़ती हैं सारी की सारी। यूजुअली क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे ग्रोथ डॉट्स बन के आते हैं कि जैसे ये जो क्रॉस करोगे आपका ग्रोथ हो जाएगा सारा का सारा। तो अगेन ये सारा कि ये छोटी रह गई है, छोटा रह गया है, बाकी क्लास में सबसे छोटा दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो 4th क्लास में छोटा दिख रहा है तो फिर तुम्हें छोटा दिखेगा। वो हमेशा यही होता है कि यहाँ तक छोटा था, अब सीधा सा ग्रोथ स्पर्ट्स हो गया। आपको बस उस टाइम में वो न्यूट्रिशन का उसका थोड़ा ध्यान रखना है। बच्चों को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। आपके जैसे फिजिकल काम करते हो, आपके मसल्स में, बोन में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, उसमें उनको न्यूट्रिशन मिलता है, वो ग्रो करते हैं, तो हाइट और वेट सारा बढ़ता है। तो रादर देन कि न्यूट्रिशन के लिए आप बाहर के सप्लीमेंट यूज करो, आपके घर में हर चीज जो जैसे बात करें अलग अलग तरह के कलर्स के जो अनाज हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो हर तरह के मिनरल्स को, प्रोटीन, विटामिन को अंदर लेके जाते हैं। तो शुरू में बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि ये तरह की चीजें मैं खा रही है, तो फिर उनका ग्रोथ जो है वो इस अप्रोप्रिएट अपने आप हो जाता है। ओके। तो हमारा प्रश्न ये था कि कॉम्प्लेन और बोर्नवीटा से ही ग्रोथ नहीं होती बच्चों की, आपके घर के खाने से और आपके न्यूट्रिशन से ही ग्रो करेगा वो सारा का सारा। मैं शहरों में देखता हूँ, गाँव में भी देखता हूँ कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो कोई नैनी होती है और वो स्पेशली इस चीज के लिए होती है, वो मालिश करती है। बच्चे की बॉडी पे डिफरेंट तरीके के तेल लगाए जाते हैं। वो सही है नहीं है, मालिश वाली आ गई, इस तरीके से बातचीत करी जाती है, कितने दिन में करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। मालिश को लेकर के आपका क्या मानना है? मालिश में क्या होता है कि ये इतने लाड पैर ना हमारे भारत में किए जाते हैं, जो मालिश होती है यहीं पे होते हैं सारे के सारे। बाहर के कंट्रीज में मालिश नहीं होती बच्चों की। पर ये है कि जैसे आप हो, आपको कोई मालिश करे, आपको हमेशा अच्छा फील हो, आपका बॉडी रिलैक्स करेगा। बच्चों में मालिश करने का जो हमारा प्रोसेस ये है कि जैसे वो जिस ढंग से वो मालिश की जाती है तो उनके मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ओके। तो मसल को न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो उसमें कुछ परसेंट ऐसा है कि हाँ, मालिश से उनको बच्चों को जो मसल ग्रो करने में, बोन ग्रो करने में, क्योंकि वो हर तरह से उनकी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, जो मालिश वाली होती है, दादी करे, नानी करे या प्रोफेशनल मालिश वाली करे, उस टाइम में बच्चों के सारे फ्लेक्सिबल जॉइंट को कुछ मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उनका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो मालिश करने में कोई ऐसा बुराई नहीं, मालिश कर सकते हैं। कुछ ऑयल है जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है या फिर जो नट्स वाले ऑयल होते हैं, वो बच्चों को एलर्जिक होते हैं, वो हमें थोड़ा सा उसके लिए अवॉइड करना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल बच्चों के साथ नहीं लगाते हैं, वो हाईली फ्यूम्ड उसमें ग्रो करते हैं, तो बच्चे के को निमोनिया होने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो लेकिन ये बहुत पुराना प्रोसीजर है, बहुत हमारे 2000 साल से बच्चों की मालिश करते आ रहे हैं मस्टर्ड ऑयल से।
तो अब ये है कि हाँ उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उससे मत करो, लेकिन हाँ आप बच्चों को जो है वो मालिश कर सकते हो। तो दूसरा मुझे ये भी पूछना था कि कितना प्रेशर बच्चों की बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है? ये जो प्रोफेशनल हमारी होती है मालिश करने वाली, वो कई बार क्या होता है कि वो ओवर द लाइन जाके बच्चों को काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। बच्चों की स्किन बोन्स ऐसी नहीं है कि उनको एक्सेसिव स्ट्रेस में डाला जाए। वो हमेशा जेंटल मसाज ही होती है, वो बहुत सारे समय के लिए नहीं होती है, वो सब थोड़े से 10-15 मिनट के लिए की जाती है। दिन में एक ही बार मसाज बच्चों के लिए काफी है। तो उसको ओवर द बाउंड जाके ज्यादा बच्चों के साथ हमें हरकतें नहीं करनी, ज्यादा प्रेशर नहीं करना है उनके साथ। आजकल के किशोर बच्चों में सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या क्या है? किशोर में तो विकास सबसे समस्या यही है कि एक तो उनके फोन में जिस तरह के कंटेंट एक्सपोजर बच्चों में होते हैं आजकल, जिस तरह की डिस्कशन आपस में लोग करते हैं, तो उनका जो मानसिक जो अवसाद है, बेसिकली जो मेंटल स्ट्रेस है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिजिकली तो बच्चे आजकल गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, चीजें करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, पर जो मेंटल स्ट्रेस है, हर एज का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आजकल। और फोन्स पे हरासमेंट्स हैं, हर तरह की आजकल बच्चों के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, बड़ी सारी चीजें आजकल होती हैं हर जगह से। तो बच्चों को उस एज में जो होते हैं वो पेरेंट्स के साथ भी चीजें डिस्कस करना समझते नहीं, बेटर नहीं समझते। किसी को उनके दोस्त भी उसी एज के होते हैं, तो उनको भी आपस में बात करने को ज्यादा से कंफर्ट मिलता नहीं। तो आजकल जो है मेंटल स्ट्रेस जो है ना, मेंटल हेल्थ है, यही सबसे बड़ा एपिडेमिक है इंडिया में आजकल। ऑलमोस्ट 70 to 18% जो हमारे जो बच्चे हैं, मतलब 14 ईयर्स से लेके और ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के बीच में, सब डिप्रेशन में है आजकल। तो उनको इसमें पेरेंट्स के लिए तो हिदायत ये है कि आप हर रोज अपने बच्चों से एज ए यंग अडल्ट बात करो, उनसे चीजें पूछते रहो, उनको चीजें बताते रहो। ये नहीं करना है कि कोई आपको बुली कर रहा है, कोई अपने बच्चों को मेंटल स्ट्रेस दे रहा है तो आपको वो बोल के चलो कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं करना है, आप उसको समझो। वो जो भी स्ट्रेस में है, अगर स्कूल में कोई कुछ कह रहा है तो आप उनसे जाके बात करो। बच्चों के साथ हर रोज बच्चों की तरह बात नहीं, बच्चे आप उसको हम यंग एडल्ट्स कहते हैं, वो आपको सेम प्रॉब्लम में अगर जाते दिख रहे हैं जैसे आप 25 साल पहले थे, उनकी बेटर हेल्प करो एज ए फ्रेंड बनके। ओके। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा एपिडेमिक इंडिया में आजकल। आपने फोन का नाम लिया, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं छोटे छोटे बच्चों को 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को राइम्स चला करके दे देते हैं। मैंने एक दो से सवाल करने की भी कोशिश करी कि आपने फोन क्यों दे दिया, तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि हम अपने बच्चों को अब नहीं सिखाएंगे क्योंकि हमारा बच्चा फोन से लैंग्वेज सीख रहा है, इंग्लिश नहीं सीखेगा तो क्या हो जाएगा। तो वो सिखाने के लिए वो फोन दे देते हैं, वो अब बच्चा फोन के बगैर खाना भी नहीं खाता। बिल्कुल। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे हमने अभी बड़े लोगों की बात की कि मेंटल स्ट्रेस एक एपिडेमिक्स है, ऐसे ये फोन जो है हमारा छोटे बच्चों के लिए 2 साल से 3 साल के बच्चों के लिए एपिडेमिक हो गया है। फोन से आप चीजें, वो सिर्फ कलर्स हैं, उसमें मूवमेंट्स हैं, बच्चा उसको देख के थोड़ा एक्साइटेड हो सकता है, थोड़ा शांत, कुछ अगर कुछ स्ट्रेस से वो शांत हो सकता है, पर इवेंचुअली खाने से फोन का लिंक करना, अंडरस्टैंडिंग से फोन का लिंक करना। बिकॉज आजकल देयर इज अ वर्चुअल ऑटिज्म, एक वर्चुअल ऑटिज्म एक लाइन है कि चीजें देख देख के आप याद तो कर लेते हो पर आप बात करना भूल जाते हो। दैट इज वर्चुअल ऑटिज्म। वो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि 2 साल का हो गया, हमसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, बात नहीं करता, टीवी को देख के नाचना शुरू कर देता है क्योंकि टीवी को वो याद कर लेता है। टीवी से आप है ना बात नहीं कर सकते हो। टीवी आपको चीजें एम फॉर मंकी बता सकता है, कलर बता सकता है, पर आप उसको बोलो मंकी दिखाओ, वो मंकी नहीं दिखलाएगा टीवी आपके लिए। तो कम्युनिकेशन जो है उससे खराब हो जाते हैं। तो ये जैसे मैं बात कर रहा था कि यंग एडल्ट से ऐसे दोस्त बात करनी चाहिए, ऐसे जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से नीचे के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम होता ही नहीं है। मोबाइल की जो ब्लू रेज हैं वो टीवी से ज्यादा इंपैक्ट करते हैं बच्चों को, आईज को, ब्रेन को। मोबाइल और टैब तो बच्चों को दिखाना ही नहीं चाहिए 2 साल से पहले कम से कम। अगर आपको कुछ दिखाने का कुछ है भी तो आप बड़े टीवी पे दिखा सकते हो उसको, पर वो पूरे दिन में 15 से 20 मिनट का साइकिल है। ऐसा नहीं कि दिन में 5 बार खाना खाएगा तो टीवी देख के जो खाना खिलाना। टीवी से आपका बच्चा सीखेगा नहीं कुछ भी, टीवी से उसके कम्युनिकेशन स्किल जो है खराब हो जाएंगे। तो आपको ये काम उसके लिए कम से कम करना है, टीवी नहीं दिखाना है, स्क्रीन टाइम उसका कम से कम होना चाहिए। पिक्चर दिखा सकते हो, बुक से चीजें समझा सकते हो। अगर कुछ पढ़ाना लिखाना कैसे करके इसको चीजें सिखानी तो आप बुक से समझाइए, पोस्टर चार्ट से समझाइए, टीवी से नहीं। टीवी से नहीं। सो आपने कहा कि 3 साल से पहले मोबाइल फोन और टीवी नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद आप क्या सोचते हो कि कितनी देर के लिए एक बच्चे को स्क्रीन अलाउ? अभी जैसे जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो स्कूलों में तो आजकल हर चीज स्क्रीन पे चलती है। हाँ, उनका सारे प्रोजेक्ट हैं, सारी चीज स्क्रीन पे चल रही है, उससे तो आप कैसे बचाओ? तो जो स्कूल का जो है वो है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लेजर टाइम है
जो आपका जो फन टाइम है उसमें आपको टीवी और मोबाइल से विदहोल्ड करके बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ही डालना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में डालना चाहिए। बच्चों के पास आजकल वैसे भी स्पोर्ट्स करने में ज्यादा समय होता नहीं है, वो कभी ट्यूशंस में है, कभी किसी क्लास में, कभी किसी क्लास में है। तो एटलीस्ट वो जो टीवी का टाइम आप निकाल के आप उनको स्पोर्ट्स में डालो, वो हर एज के लिए यही लायबल है, वो सबके लिए ऐसा ही है। अभी जैसे हम लोग आजकल देखना शुरू कर, इंस्टाग्राम देखा, वो रील चलती रही आपको लग रहा है 1 घंटा हो गया देखते हुए, वो आपका समय का क्या किया आपने 1 घंटे में? कुछ भी नहीं किया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। आप बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत डाल सकते हो और स्पोर्ट्स में डाल सकते हो। तो स्क्रीन टाइम तो कुल मिला के 3 साल से लेके और हमेशा के लिए 40 मिनट का ही है सबके लिए, बस 40 मिनट का ही बस, और नहीं है। और वो बड़ा स्क्रीन ही होना चाहिए, देख बच्चों के स्पेशली छोटे स्क्रीन बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। सो कई माता पिता बहुत छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चिंताबाजी है या ये आजकल के पेरेंट्स में ओवर प्रोटेक्टिव भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है विकास, क्योंकि जैसे बात कर रहे थे कि पेरेंट्स दोनों माँ बाप काम करते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं और ग्रुप से, इंस्टाग्राम से, गूगल से, फेसबुक से लिंक रहते हैं सारे के सारे। खांसी हुई, उनको लगता है इसको तो स्वाइन फ्लू हो गया उसको बुखार हुआ, उसको लगता है कि इसको कोई बड़ा ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं, वो डायग्नोसिस बताते हैं हमें कि इसको है ना मेनिंगोएन्सेफलाइटिस हो गया, लाइक ऐसी रेयर डिजीज जो कि हमने हॉस्पिटल में शायद कभी देखी होंगी। अच्छा, हाँ, वो पेरेंट्स आपको नाम बता देते हैं, सर इसको ये हो गया, इसको हाइड्रोकेफेलस हो गया, इसका सिर मुझे बड़ा दिखता है, इसके अंदर दिमाग में पानी भर गया, मैंने पढ़ा है गूगल में। तो क्या है कि ये ओवर इन्फॉर्मेशन जो हर जगह से मिलती है आपको, ये आपको सिवाय पैनिक करने के अलावा कुछ नहीं करती है, और आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो एंजाइटी की तरफ ही चला जाता है। जब आप छोटी छोटी चीजों को लेके इतना ज्यादा पैनिक करते हो, अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके, आपको पैनिक जो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है पैनिक करना। सो क्या है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ इशू है, आप डायरेक्टली अपने डॉक्टर से बात करो, उनको डायग्नोसिस मत बताओ, आपके सिम्टम आपको लगता है कि ये चीजें ऐसा है, थोड़ा कफ है, कोल्ड ऐसा कुछ है, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। आजकल जो है ऑनलाइन वो प्रैक्टो पे बड़ी सारी चीजें ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सब डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं आजकल। तो एटलीस्ट आप ना खुद से इतना पैनिक करके ओवर द बोर्ड मत जाओ, पैनिक मत करो, डॉक्टर से बात करो, आपको सारी चीजें समझा देंगे, खुद से डायग्नोसिस मत बनाओ कभी बैठ के, यही इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स है हालांकि, बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि दोनों फादर एंड मदर दोनों वर्किंग है, न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चा सारा दिन साथ में नहीं रहता है, ऑफिस का दबाव है, लेकिन आकर के अब वो ऑफिस की चिड़चिड़ाहट वो बच्चों के ऊपर निकलती है। बच्चे ने कुछ भी किया, वो अपनी मस्ती करता है, लेकिन बच्चों के ऊपर हम शाउट करते हैं, उसको बोलते हैं कि दुखी मत कर, परेशान मत कर। आप इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हो? पेरेंट्स किस तरीके से सब चीजें मैनेज कर सकता है और बच्चे के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? विकास, जैसे हम बहुत सारे बात करते हैं कि हमारी दादी ने तो 5 बच्चे पाल दिए, हमारी नानी ने तो 5 बच्चे पाल दिए, तो कुछ ऐसा था नहीं। तो क्या है, जैसे जैसे चीज़ों के एक्सपोजर बढ़ते चले जा रहे हैं, अब क्या है कि वो एक हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है, अब उनको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी अर्निंग करनी है, फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट करना है, उनको लेजर टाइम, उनको वेकेशन के लिए भी जाना है, उनको बच्चे के एजुकेशन के लिए भी चीज़ें इकट्ठी करनी है, सारे काम कर रहे हैं। तो वही जो सब बात कर रहे थे कि पैनिक और स्ट्रेस ये आपका लाइफ का एक पार्ट हो जाता है सारा का सारा। तो बच्चे के ऊपर तो आप चिल्ला के बच्चे से क्या आप गेन करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। तो वो आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, वो बच्चा जो है वो आपका हस्बैंड का एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली। तो उसको जिस तरह से नर्चर करोगे, जिस तरह से बच्चा पेरेंट्स को देख के ही बड़ा होता है, आप जो सिखाते हो वो सीखता है, नहीं जो देखता है घर में वो सीख जाता है सारा का सारा। अगर आप चिल्लाने की आपकी टेंडेंसी है तो आपको बच्चा भी चिल्लाएगा, अगर आपको डिप्रेशन में मारने की टेंडेंसी है बच्चा भी सारे काम करेगा। तो क्या है, पेरेंटिंग धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पेरेंट्स वेरी डिफिकल्टिंग टास्क, 20-25 साल पहले पेरेंटिंग डिफरेंट थी, आज के समय में बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो सारे काम हम कर रहे हैं, जैसे डिस्कस किया कि उनको फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट करना है और प्रेजेंट के भी काम चलाना है, सारे काम करने हैं, उनको सोशल भी चीज़ें करनी है, उनको इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना है, सारे काम उसी लाइफ में करने हैं सारे सर। तो पेरेंटिंग मुश्किल है, लेकिन आप अपने बच्चों पे चिल्ला के, उन पे उनको एंजाइटी उनके ऊपर करके, उनके ऊपर डिप्रेशन डाल के आप उनको लिए कुछ बेटर नहीं कर रहे हो। फिल्टर करने पड़ेंगे अपने सारे इमोशंस जब भी आप बच्चों की बात करते हैं। आप स्कूल डजंट मैटर आपके साथ ऑफिस में क्या हुआ, आप बच्चों के सामने फिल्टर होके ही बात करोगे कि सब कुछ ठीक ठाक है और आपके लिए सारी चीजें ठीक ठाक है। आजकल बच्चे बड़े, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं, फैल जाते हैं कि मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना। फिर पेरेंट्स उनको डांट लगाते हैं। तो क्या तरीका है बच्चों को संभालने का? वही धीरे धीरे पेरेंटिंग बहुत वही मुश्किल होता चला जा रहा है। मैंने भी जिस न्यूट्रिशन की बात की कि ये तो लेट जाती है स्कूल से आते हैं कि मुझे तो ये चिप्स खाना ही खाना है, वो एक छोटा सा एग्जांपल है बेसिकली।
अच्छा, अब न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके लिए डिफिकल्टी है, और आपके पास कंबाइंड फैमिली है तो आपके घर में दादा दादी नाना नानी है। अब पेरेंट्स दोनों घर में नहीं है, बच्चा आया घर में तो वो चिल्लाया तो दादी ने कुछ खिला दिया, दादी तो चॉकलेट भी खिलाएगी, उसको आइसक्रीम सब कुछ खिलाएगी बिकॉज वो दादी है, उनका प्यार अलग है। फिर जो वो नहीं मिलेंगी, जब दादी नहीं है तो वो सारी चीज पेरेंट्स से मांगे, पेरेंट्स को नहीं देंगे, तो वो साथ क्रिएट होता है बच्चों पेरेंट्स के बीच में। तो ये क्या है, पेरेंट्स ये सारा डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा बैलेंस करना चाहिए। बच्चे भी चिड़चिड़ाने लगते हैं, पेरेंट्स तो और भी शायद गुस्सा करते हैं। अब बच्चों को फिल्टर करने के लिए आप कर नहीं सकते कि भाई आपको भाई पेरेंट्स सामने नहीं चिल्लाना है, तो जो आपके जो इमीडिएट पेरेंट्स हैं ना, जो माँ बाप है, उन्हीं को ये सारा फिल्टर करके रखना पड़ेगा कि ये आपके लिए हफ्ते में एक चीज है, बाकी 6 दिन नहीं है। यही कांस्टेंट प्रोसेस आपको लगातार रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना कि अगर आप ये अचीव कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स बच्चों को आप एक टास्क नहीं दे सकते मतलब करने के लिए। तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा तुम अगर फर्स्ट ग्रेड ले आओगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यू जस्ट से यू ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड विल ट्राई टू डू योर, हम भी अपने से करने की कोशिश करेंगे। उन एक मॉडरेट में रहना है, हाई या लो में नहीं जाना बच्चों के लिए, तो फिर ठीक, तो बच्चों को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि जैसे हम हेल्थ चेकअप कराते हैं रेगुलरली, सो बच्चों का भी हेल्थ चेकअप होना चाहिए, या पेरेंट्स को क्या सलाह दोगे कि हाँ, पेरेंट्स के जैसे मैं बात कर रहा था कि वैक्सीनेशन, जैसे जब बहुत छोटे बच्चों से बड़े बच्चों की बात करें तो जब वैक्सीन के टाइम में होते हैं तो बच्चों की हेल्थ जो है वो डॉक्टर डिस्कस करते हैं, हर 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने बाद डॉक्टर से मिलते हैं, तो उनसे बात करते हैं। 2 साल के बाद वैक्सीन टाइम जो हमारा खत्म हो जाता है तो फिर सीधा 5 साल पे बच्चे जाके हमसे मिलते हैं, अगर अननेचुरल बीच में बीमार ना पड़ जाए तो उनको एक विजन है, वो 2-3 साल में एक बार चेक कराना चाहिए, बच्चों का जरूर कराना चाहिए। ब्लड चेकअप हम बच्चों के जब तक नहीं कराते जब तक उनके कोई ऑलरेडी कोई सिम्टम के बहुत सफेद दिख रहा है, बहुत थक जाता है, कोई ऐसा चीजें सामने नहीं आते, बच्चों के ब्लड चेकअप हम लोग नहीं कराते हैं। बाकी एक बार साल में 2 साल में 3 साल में एक बार डेंटिस्ट से, 4-5 साल में एक बार आई डॉक्टर से, और मे बी जो एक बार ईएनटी के डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। तो वो हमारा हेल्थ चेकअप एज ए डॉक्टर 1-to-1 होता है। ब्लड चेकअप के लिए हम बच्चों के लिए ज्यादा नहीं जाते। ओके। पोषण, नींद और शारीरिक गतिविधि, इन तीनों में से सबसे जरूरी आप किसको मानते हैं किशोरों के लिए? किशोरों के लिए अभी जैसे हमने बात करते हैं, दिमागी अवसाद बड़ा परेशानी वाली चीज है। पोषण, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये तो कुछ खाते नहीं है, वो किशोरों के साथ भी ऐसे ही चलता है। वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, उनको खाने का, न्यूट्रिशन का, वो सबसे पुअर क्लास है न्यूट्रिशन है। वो उनको बच्चों को आप प्रेशर दे खाना खिला सकते हो, कुछ बच्चों को, बड़े को तो कुछ नहीं खिला सकते। तो जैसे हम बात करें, पोषण है, न्यूट्रिशन है और स्लीप है, फिजिकल एक्टिविटी, ये तीनों ही जब बैलेंसिंग में रहेंगी तभी जाके आप लाइफ में जो आपका जो अचीवमेंट है तभी कर पाओगे। इनमें से कोई भी एक मिस कर दिया, आपने खाना खाना बंद कर दिया, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। आपने फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी, आपका जो मसल सिस्टम है, ब्रेन, वो आप थक जाओगे हर चीज करते हुए। तो ये तीनों चीजें एक बैलेंस में रहेगी, संतुलन में रहेगी, तभी आप किसी भी एज ग्रुप में आगे जा सकते हो। तो तीनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप खुद इतने अनुशासित हैं और प्रेरणादायक हैं, आपकी प्रेरणा का क्या स्रोत है? आप, मुझे लगता है कि आपकी उम्र करीबन 50 साल है और आप आज भी लोग आपको देखते हैं तो लगता है कि डॉक्टर अजय विश्वास 35 साल के दिखते हैं। आप खूब जिम करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप सुबह शाम अपने क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं और हंसते खेलते हुए देखते हैं। जितनी बार भी मैं गया आपको हंसता हुआ पाया मैंने। ये फिटनेस का जुनून आपके अंदर कहाँ से आया? मैं विकास, सबसे पहले प्रेरणा की बात करता हूँ कि भगवान की दया से मेरे जिंदगी में शुरू से लेके और अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रेरणादायक रही है वो हमारे घर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल रही है। इस तीनों की तीनों मेरी दादी थी, बिल्कुल गांव की थी, कभी जिंदगी में इतना कष्ट उन्होंने देखा, झेला, गरीबी देखी, कभी नहीं रोई, कभी उनके मुंह से बिना स्माइल के मैंने कभी उनको देखा नहीं। जब तक वो वही बिल्कुल स्माइल करते हुए, मेरी अम्मा, मेरी माँ, हर तरह का स्ट्रगल हमने देखा, बड़ा जीरो से लेके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अगेन उनके बिना उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कुछ है नहीं। पिछले 20 साल से मेरी वाइफ करिश्मा मेरे साथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। वो हर चीज बड़ा बैलेंस करके रखती है। शी इज अ बिग फैक्टर ऑफ माय लाइफ कि मैं थोड़ा संतुलन में बढ़िया से चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ इन तीनों विमेन की वजह से। और तीसरा ये कि जैसे हम लोग जब फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज है कि साउंड बॉडी की जो साउंड माइंड, सिंपल सी बात है, शुरू की यही थ्योरी है। आपका शरीर ठीक रहेगा, आप खुद बीमार नहीं पड़ोगे तो आप बेटर काम कर सकते हो, आपका दिमाग। और दूसरा है कि एज ए डॉक्टर आप खुद ही बीमार पड़ रहे हैं, आप दूसरों को ज्ञान कैसे दोगे भी आपको ठीक रहना चाहिए। और तीसरा ये है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो
जैसे हम लोग एक्शन मूवी देखा करते हैं शुरू में, तो कुछ इंटरनेशनल पिक्चर्स में कुछ ऐसे हीरो देखे कि हाँ तो ये बड़ा अच्छा शरीर है, तो आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की, आप उसमें ढल गए उस सांचे में, तो आपको लगता है कि यही अच्छा है। तो उसके बाद आपको आपको अपने शरीर अच्छे रहने की आदत पड़ जाती है, फिर आप एडिक्टेड हो जाते हो, आप उसके लिए मेहनत करते हो फिर तो फिर बाकी और जो चीज है कि साथ में आप बैडमिंटन खेला, आपने कुछ और किया, वो सारे आपके एक जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। आप उसके लिए 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालते हो, वो 1 घंटा आपके 23 घंटे अच्छे करके रखता है। तो सबको, आप डजंट मैटर आप कितने एज ग्रुप, आप 50 साल के हो, 100 के हो, 70 के हो, आपको हर रोज 24 घंटे से 1 घंटा अपने लिए निकालना है, अपने शरीर के लिए निकालना है। 1 घंटा रोज निकलेगा तो बाकी आपके 23 घंटे, बाकी 365 दिन, सालों साल आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास काम इतना है, हम सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं। मैं आपको भी देखता हूँ, आप सुबह से शाम पेशेंट्स को देखते हो, बच्चों को देखते हो, लेकिन जो रोज हमारा मिलना जुलना है, आप हमेशा, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे या आप खेलते नहीं होंगे। बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 50 का हो जाऊंगा और मैं पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से मैं वर्कआउट करने लगा था जिम में। 30 साल हो गए, हम लोग 10,000 दिन। तो उस इन 30 साल में ऐसा कोई दिन गया नहीं है, अगर मैं बहुत ही बीमार हो गया हूँ, जब मैं नहीं मूव कर पा रहा हूँ, तो मैंने एक्सरसाइज छोड़ी। वही जैसे मैंने बात कही, भाई आप 24 घंटे से 1 घंटा अपने निकालो, आपके 23 घंटे ठीक जाते हैं हमेशा। तो लेकिन 1 घंटा निकालो, 7 के 7 दिन निकालो, 365 दिन निकालो, तो फिर आप रहते हो हमेशा के लिए ठीक, आप दिखते भी ठीक हो, आपका व्यवहार भी ठीक रहता है, साउंड बॉडी की वजह से साउंड माइंड, दिमाग भी ठीक रहेगा, तो ठीक से लोगों से ढंग से बात कर पाओगे, आप थकोगे नहीं। तो आप घर में जो बात की, पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं चीजों को लेके, वो आपकी इरिटेशन आपके घर में नहीं निकलेगी क्योंकि आप इरिटेट ही नहीं होगे। तो ये सारी चीजें वो 1 घंटा आपके व्यवहार को भी अच्छा करके रखता है और ठीक ठाक अपने बच्चों को संभाल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने भी दूसरों को भी संभाल पाएंगे, हमारा काम भी दूसरों को संभालना है, तो भी कर पाएंगे भाई, बिल्कुल। हमारी काफी अच्छी और काफी लंबी बातचीत हुई, बट मुझे लगता है कि वक्त हर चीज का होता है और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं कितने सारे सवाल आपसे पूछे जाऊं, कितनी सारी बातचीत आपसे करते जाऊं, बट फिर भी मेरे आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। पेरेंट्स के लिए आपका एक ऐसा संदेश जो वे अपने बच्चों के साथ शेयर कर सके। इस जो हमारा पिछले कुछ जो हम बात कर रहे हैं विकास, इसका सारा नीचे वाला लाइन ये है कि पेरेंटिंग धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट होती चली जा रही है हर तरीके से। तो बच्चों को एज ए बच्चा हमेशा, जैसे बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए जो आपका जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, जो इस तरह की इलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलते हैं, उनको अपने बच्चे के ऊपर इम्पोज ना करें। अपने बच्चे को किसी भी एज ग्रुप में है वो उसको कंपेयर ना करें। बहुत छोटे बच्चे की बात करें, उसके माइलस्टोन्स अगर जो रेंजेस में हैं उसको देख के उसको चलें, उसके लिए पैनिक ना करें। बड़े बच्चों को यंग एडल्ट की तरह ट्रीट करें, अपनी सारा उनकी चीज़ें पूछें, उनको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बारे में बताइए और हर रोज़ चीज़ें शेयर कीजिए उनके साथ। हर रोज़ उनके बारे में पूछिए कि क्या रहा, क्या नहीं रहा, परेशान है नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि बच्चे हमारे स्कूल जाना शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर ऑलमोस्ट कॉलेज वाले बच्चे, जो चीज़ें शेयर उनके साथ करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि पेरेंट्स आजकल ये सारे काम करते हैं, पर हमें थोड़ा सा और, क्योंकि बच्चे भी बहुत स्ट्रेस में आजकल जाते हैं, हमें थोड़ा सा और पेरेंटिंग को थोड़ा सा इंक्लूसिव करना चाहिए बच्चों के साथ। तो उनके बारे में बात करना, जैसे मैंने बात की कि मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा एपिडेमिक है उन बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स को हमारा उनके लिए यही एक रिक्वेस्ट भी है और एक गाइडलाइंस भी है कि आप उनसे जरूर बात कीजिए, बड़े बच्चों से, कि उनके जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उनको हेल्प करो। यही संदेश है हमारे बच्चों को। क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि हमारे पेरेंट्स ना तो अपने पेरेंट्स से बातचीत करते थे, ना हमारे से बातचीत करते, बट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे, जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स को ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों से बातचीत करें, उनके बच्चे क्या फील करते हैं, स्कूल में क्या फील करते हैं। सो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आपकी बात काफी पसंद आएगी और अपने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे बैठ करके पूछेंगे कि क्या तकलीफ है। नहीं तो सर, मैंने देखा है कि कोटा में किशोर अवस्था में बच्चे कितने सुसाइड कर लेते हैं और ये कितना मुश्किल हो गया है। आप न्यूज़पेपर कभी भी देखो, ये न्यूज़ भी देख लो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा यंग सुसाइड्स के हर जगह आजकल नोट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हमें अपनी इंस्पिरेशन उनके ऊपर थोपना, जिसे मैं नहीं बन पाया तो मेरा बच्चा बन जाएगा, इसका बच्चा बन गया तो ये बन जाएगा। आप ये जो कंपैरिजन अपने बच्चों के दूसरे के साथ करते हो, आप किसी और के बारे में कुछ नहीं करते, अपने बच्चे को खराब करते हो। बस आप अपने बच्चे को ही खोते हो
किसी का उसमें किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो उसी का परिवार सारा खराब होगा, बाकी किसी के घर का कुछ ऐसा इशू नहीं होगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी पेरेंटिंग मुश्किल होती चली जा रही है, लेकिन अपनी एस्पिरेशन है, जो अपना थॉट है अपने बच्चे के ऊपर ना थोपें, गाइड कर सकते हो उनको, अपने ड्रीम अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हो यथासंभव। हमेशा आपके लिए फिजिकली या फिर आपके पास फाइनेंशियली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर भी आप ये चीज़ें बच्चे के साथ क्लियर चीज़ें शेयर कर सकते हो कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो ये सारा कम्युनिकेशन ये जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ नहीं किया या उनके पेरेंट्स के साथ नहीं किया, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं ब्रेक करके हमें हर रोज हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ, वो कोटा में पढ़ते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हमें आजकल तो व्हाट्सएप है, वो वीडियो कॉल्स हैं, हमेशा आप बच्चों की शक्ल देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, आप हर रोज उनसे कम्युनिकेट करो। इतना नहीं कि उनकी बड़े बच्चों की पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करो, बट एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त आप उनके साथ बात करो, तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ों को परेशान होने से, एक्सट्रीम लेवल से जाने से आप बचा सकते हैं। कम्युनिकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है आजकल। बस कम्युनिकेशन इज द की, जो आज अपने जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ जो करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको किस बात पे गर्व होता है, एक डॉक्टर के तौर पर या एक अच्छे इंसान के तौर पर? गर्व तो मुझे लगता है विकास किसी चीज का होना नहीं चाहिए किसी इंसान को। गर्व ये डॉक्टर बना, आपके घर वालों की मेहनत रही, थोड़ा दिमाग चला, आपने एक एग्जाम पास कर लिया, आप डॉक्टर बन गए। नेचर है आपका, आपने आसपास क्या देखा उसके हिसाब से आप कैसे मोल्ड हुए, आपका नेचर बन गया बेसिकली। तो गर्व करने की तो कोई बात नहीं है किसी भी चीज में। आप ऐसा नहीं है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, मैंने इसको ठीक कर दिया, उसने नहीं किया तो मैं अच्छा डॉक्टर बन गया। हो सकता है आपकी वजह से बहुत लोग परेशान हो गए हो। दूसरा है कि अच्छा इंसान की कोई ऐसा अभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा इंसान ये है कि उसमें गर्व करने की बात किसी चीज में किसी के लिए नहीं, गर्व किसी चीज के लिए होना नहीं चाहिए, बट ये है कि वो अच्छा डॉक्टर बनने के प्रयत्न आप लगातार करते रहो, अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करते रहो। किसी को लगता है आपको जरूरत है, आप उसको काम करो। मेरा मोटो हमेशा यही रहा है, मोटो रहा है कि आप किसी से मांगो मत कभी भी कुछ भी। आपको किसी भी लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी से मांग रहा हूँ। आप हमेशा दात्री, आप देने वाले बनो, जो भी आपके यथासंभव आपका बात किसी को सुझाव दे सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को फाइनेंस जो भी है आप देते रहिए। तो गर्व तो नहीं करना चाहिए, पर आपके पास जो भी भगवान ने आपको कोई क्वालिफिकेशन या कोई भी दिया, उसको बेटर करने के लिए प्रयत्न करते रहिए। सो आज की हमारी ये खास बातचीत थी डॉक्टर अजय विश्वास के साथ। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब आरोग्यम क्लिनिक चलाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया टाउन स्क्वायर 2 में। इनके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं कि ये किसी पेरेंट को अगर कोई बात पूछनी है तो ये पेरेंट्स को भी जवाब देते हैं। सो आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सीरीज में आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी, इनसे जानने की कोशिश की होगी और आपने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर आज दिए। इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों को ये बताया कि अपने बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखा जा सकता है। आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, मदर्स के साथ, स्पेशली उन फादर्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको लगता है कि इसको देखने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें और अगर आगे आने वाले एपिसोड्स में से आप और कोई अन्य प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इनको फिर बुलाएंगे। आपका हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।